मुझे मौजूदों पे यकीन है, मगर आरज़ू है जब कज़ा मुझे बज़्मे दहर से ले चले। ऐ मेरे खुदा तू ये इज़्न दे और बार बार ये इज़्न दे कि लहद से लौट कर आ सकूं। मेरी जान तेरी अता है जो इसे दर पे तेरे लुटा सकूं। ऐ मेरे खुदा मैं शहीद हूँ, ऐ मेरे खुदा मैं शहीद हूँ, मैं शहीद हूँ ऐ मेरे खुदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत फैसल इकबाल के साथ। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर बात करेंगे वो है शोहदाए वतन के बारे में और उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। नाज़रीन, उसके आगाज़ से पहले शोहदाए वतन को खराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क, इस कौम को और इस कौम में और इस मुल्क में अगर ये मुल्क सलामत है, अगर इसका झंडा सरखुलू है, तो इसमें हमारे शोहदाए वतन का बहुत अहम किरदार है। नाज़रीन, शहीद अज़मत का वो अजीम शाहकार होता है कि जो अपने लहू से कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को हुस्न और रनाई अता करता है। रज़नगाए हस्ती में अपने लहू से ऐसे ऐसे दीप जलाता है कि एक चराग से हज़ारों चराग जल उठते हैं। चाहे वो जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने वाला काजी हो या इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर तारीखी फैसले लिखने वाला जज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, जानपुर सोच रखने वाला मीरे कारवा हो या ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का दरस देने वाला आलिम दीन हो, हक बात पर जुबान कटवाने वाला नडर सहाफ़ी हो या सदाकत, अदालत और शुजाअत का सबक पढ़ाने वाला उस्ताद, अमन व अमान की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने वाला पुलिस का सिपाही हो या ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह का मशवरा लेकर सरहदों पर हिफाजत करने वाला, अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाला वो बहादुर सिपाही हो। जी नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन अजीम बहादुर सिपाहियों की, उन नडर लोगों की, उन कौम के बेटों की कि जिन्होंने इस मुल्क को, इस परचम को सरखुरू रखने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। नाज़रीन, ये वो चंद अजीम लोग हैं कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का दफा नाकाबिले तस्खीर बन गया। आज दुश्मन पाकिस्तान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। उनकी वजह क्या है? ये उन अजीम लोगों की कुर्बानियां हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। जी नाज़रीन, आप बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रहा हूँ कौम के उन नौजवानों की, उन नडर बेटों की कि जिनकी वजह से आज इस मुल्क में अमन व अमान की फिजा कायम है। नाज़रीन, अगर भारत की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक 4 जंगें हो चुकी कि जिसमें अगर 65 का मुकाम ले लो तो चाहे हमारे जवान अपने सीने पर बारूद बांधकर दुश्मन के टैंकों के नीचे चले गए और उनके टैंकों को नकारा बना दिया। ये आलम इक्तदार में ये बातें बड़ी गौर से देखी जाती हैं। और उसके बाद अगर ले लें कारगिल का मुकाम तो हमारे नौजवान डटे रहे। और नाज़रीन, एक और बात, हमारे नौजवान, हमारे मुल्क के सिपाही बड़े मेहमान नवाज भी हैं, क्योंकि चाय की तलब में आए भारतीय पायलट 27 फरवरी का दिन कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय पायलट को बड़ी खूबसूरत तरीके से पाकिस्तानी मुजाहिदों ने उनका इस्तकबाल किया, बामुताबिक भारत के बड़े खूबसूरत अंदाज में स्वागत किया। और इसी अंदाज से खूबसूरत फैंटास्टिक, जो टी इज़ वेरी फैंटास्टिक के हवाले से मशहूर है, हमारे नौजवानों की है। नाज़रीन, इसके पीछे एक बड़ी अहम बात है कि ये जज्बा ईमानिया है कि हम लोग अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। और हमारे मुल्क में जो अजीम बेटे हैं उनकी माओं में भी यही जज्बा है कि वो अपने 1 हो, 1000 हो, लाखों हो, इस मुल्क पर अपने बेटे कुर्बान करने को तैयार हैं। ये वो जज्बा ईमानिया है इस मुल्क और इस कौम की माओं का कि जो अपने बेटों को इस मुल्क की खातिर कुर्बान करने पर तैयार है। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ईमानिया ये है कि हम खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और यही जज्बा लेकर इस मुल्क की हिफाजत की खातिर हमारे नौजवान अपनी जानों की कुर्बानी तक दे देते हैं। और उन अजीम माओं का दिल भी देखेंगे किस कदर बड़ा है कि जो अपने अजीम बेटों की कुर्बानियों के बावजूद ये कहती हैं कि मैं अगर 1000 बेटे भी होते तो उस मुल्क पाकिस्तान पर कुर्बान कर देती। तो नाज़रीन, इसी हवाले से एक झलक देखिएगा और इस वीडियो में कि पाकिस्तान की माओं का दिल किस कदर बड़ा है और वो अजीम कौम के सपूत, कौम के नौजवान बेटे जो इस मुल्क की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश कर चुके हैं, उनकी खराज तहसीन आज पेश करते हैं उन्हें। और उनकी माओं का बयान सुनिए कि जो अपने नौजवान बेटे को शहीद होने के बाद किस कदर खुशी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान की खातिर 1 क्या 1000 बेटे कुर्बान कर देंगे। इस वीडियो में देखिएगा। बिलाल जफर ने ऑपरेशन पर जाने से 3 दिन पहले मुझसे मुलाकात की।
ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مسکرا کے بولا ماں جی آپ کو کیسی موت اچھی لگتی ہے؟ میں نے کہا بیٹا موت بھی کسی کو اچھی لگتی ہے؟ کہتا ہے نہیں ماں جی میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. پھر ایک دم کھڑا ہو گیا اور گیٹ کی طرف مڑ کر کہا ماں جی فرض کریں آپ ادھر ہی بیٹھی ہوں, یہ گیٹ کھلے اور 2 افسر آگے آگے آئیں اور آپ کے پاس آ کے سلوٹ کریں اور آپ کو کہیں ماں جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے, تو آپ کو کیسے لگے گا؟ اور جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے کی لاش پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر رہے ہیں, میں نے اسے کہا بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپریشن پر جانے سے پہلے مجھے بولا کہ ماں جی میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا بیٹا میں نے تو تمہیں اس دن اللہ کے سپرد کر دیا تھا جس دن تم نے خاکی وردی پہنی تھی. پھر کہتا ہے کہ ماں جی میرے لیے عزت کی دعا کریں. میں نے کہا اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے. میرا بیٹا آپریشن پر چلا گیا. میرے بیٹے کا آپریشن بہت ہی مشکل آپریشن تھا, پیوچار کا آپریشن. میرا بیٹا اپنے 50 سپاہیوں کو لے کے چل پڑا اور پیوچار کی ایک چوٹی جس کا نام خزانو سر ہے اس کو فتح کرنے کے لیے آگے ہی بڑھتا چلا گیا. 10 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہ چوٹی فتح کی اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ. یہ وہ جگہ تھی جہاں کئی دنوں سے پاک فوج رکی ہوئی تھی اور دہشت گرد انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی. میرے بیٹے نے وہ چوٹی سر کی, اس پر پاکستانی پرچم لہرایا اور آج اس چوٹی کا نام کیپٹن بلال شہید کے نام پر بلال ظفر رکھا گیا ہے. بلال چوٹی رہتی دنیا تک قائم رہے گی انشاءاللہ. جب تک پاکستان قائم ہے بلال کا نام زندہ رہے. بلال کو آخری اپنی خواہش پوری کرنی تھی. وہ آگے بڑھتا چلا گیا کہ اچانک ایک چھپے ہوئے دہشت گرد نے گولا اس کے سینے پہ داغا اور بلال شہادت نے ہنستے ہوئے اپنی جان ملک کی خاطر قربان کر دی. بلال شہید مسکراتے ہوئے شہید ہوا. میں نے جب اس کی شہادت کی خبر سنی تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر, میرے شہید بیٹے کی آخری خواہش ہوئی. بلال ہمیشہ کہتا تھا ماں جی گولی میرا کچھ نہیں بگاڑے گی, مجھے لگے گا تو گولا اور وہ بھی سینے پہ. اس کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی. میری طرح کی ہزاروں مائیں یہاں بیٹھی ہیں. میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں آپ حوصلہ رکھیں, ہمت سے کام لیں. ایک بلال نہیں, ہمارے پاس ہزاروں بلال ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ماں کو ایک بلال دے, اور جس وقت ایک بلال کی جگہ 10,000 بلال سر پہ کفن باندھے سرحد کی طرف دوڑ پڑیں گے, دہشت گرد تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. ماں تجھے سلام. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ناظرین یہ ویڈیوز چند پیغامات پر مختص نہیں ہوتے, چند پیغامات پر جاری نہیں کی جا سکتی. ایسی ہزاروں لاکھوں ویڈیوز موجود ہیں, ایسی لاکھوں کروڑوں مائیں موجود ہیں کہ جو یہی جذبہ رکھتی ہیں اور ہر پاکستانی یہی جذبہ رکھتا ہے. ناظرین ایک اور ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد ہم چلیں گے بھارت کی طرف جو پاکستان کے دشمن ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر غور کریں گے اور تمام چیزوں کے بعد دیکھیں گے کہ کیا وہ پاکستان کا دشمن کہلانے کی بھی اہلیت رکھتا ہے. اس پر بات کریں گے مگر اس ویڈیو کے بعد. میں ایک عام عورت سے ایک شہید کی بیوی بن گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ایک شہید کے ماں باپ. اس نے جو عہد پی ایم اے میں کیا, اوتھ لیتے ہوئے کیا تھا, اس کو پورا کیا. وطن کے لیے میرے ابو نے جان دی ہے. جیسے آجا مرنا ہی کو آ رہی, روز روز تو بندہ نہیں مر سکتا. اپنے اپنے ملک کے لیے جب کرنا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. پہلے وہ ہمارے ہیرو ہوتے تھے ایز اے فادر, لیکن اب وہ ایک نیشن کے ہیرو ہیں. شکر الحمدللہ پاکستان سے سر بار کڑا ہے. فخر کیوں نہ کروں,
शहीद जब शहीद का बाप हूँ तो फख्र ही करूँगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, असा को बड़ा फख्र है जी। देखो जी, अगर मेरे 100 बेटे भी हों, मैं खुद भी, हम इस वक्त वतन पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जज्बा कम नहीं, हमारे यहाँ ये जज्बा मौजूद है और इंशाल्लाह मौजूद रहेगा। अब नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले बात की थी, अब नज़र डालते हैं भारतीय फौज पर और इस बात का जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान का दुश्मन बना भारतीय क्या पाकिस्तान का दुश्मन कहलाने की अहलियत भी रखता है या नहीं, और इस पर नज़र डालते हैं। और उसके बाद भारतीय फ़ौज का जायज़ा लेंगे कि उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, और उसके बाद हम इस एक मुकम्मल एक पहलू पर पहुँचेंगे कि इन सब के बाद क्या ये भारतीय फ़ौज पाकिस्तान की दुश्मनी की अहलियत रखती है या नहीं। नाज़रीन, भारतीय माओं का पैगाम देखिए कि जो अपने बेटे की बामुताबिक उनके शहादत के बाद गम बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि ये एक बात बड़ी कॉमन सी है कि, और ये एक बड़ी आम बात है और हर शख्स इस बात से वाकिफ़ है कि जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग टैंकों से लड़ी नहीं जाती, जंग नए मिसाइल और नए तैयारों से लड़ी नहीं जाती, जंग हौसलों से लड़ी जाती है। और जंग जीतने में भी हौसले बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। और भारतीय मीडिया जो उनकी माओं के हौसले दिखाता है, उनके शोहदा के हौसले दिखाता है, उन पर गौर करें और उसके बाद एक जायज़ा लें कि देखें कि ये क्या ये लोग अहलियत रखते हैं पाकिस्तान की दुश्मनी की। जी नाज़रीन, इस वीडियो पर एक नज़र डालें। मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज, लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार को क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर, एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। जी नाज़रीन, मामला यहाँ तक नहीं रुकता, ये मामला और आगे जाता है। ये तो थे कुछ हकाइक जो हमने पसे पर्दा छुपे हुए थे उन्हें दिखाया। आप नाज़रीन उन वीडियोस पर देखें और उन चीज़ों को देखें कि भारतीय फौज जो भारत के मुताबिक उनके बहादुर फौजी हैं, निडर सेना है, और उन बहादुर फौजियों का, उन बहादुर निडर सेना का क्या कहना है और उनका अपने ही नौजवानों के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो इस कदर स्ट्रॉन्ग भी हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन कहला सकें। और उनकी ट्रेनिंग भी देखिएगा और इस बात पर जायज़ा भी लीजिएगा कि क्या ये वो कौम है कि जो पाकिस्तान से मुकाबला कर सकती है। और एक नज़र उन पर इतिहास में सबसे बुरे दिन हमारे जवानों के लिए हैं। आज जवानों के सरेआम सर काटे जा रहे हैं। आप कश्मीर में देखोगे इतिहास में कभी ऐसा ना हुआ जो हथियार लेके जवान खड़ा उसके ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा, लातें मारी जा रही हैं और जवानों के सर काटे जा रहे हैं। जो जवान मुंह खोलता है, आपके सामने एग्जाम्पल मैं हूँ, जो पूरे देश ने मेरा सपोर्ट किया, उसके बावजूद नहीं सरकार कमेटी। आज ये जवान रोडों पर भीख मांग रहे हैं, कोई वकील इनका केस नहीं ले रहा। सरकार के दबाव इतना है कि इनका जवानों केस लेने को होता है। आज हम भीख मांग के अपने बीवी बच्चों का गुजारा करने के लिए घूम रहे हैं। कहाँ से अच्छे दिन है? काहे के अच्छे दिन? हम ये पूछना चाहते हैं। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और पाकिस्तान पे बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। आपने कहा कि जवानों के सर कट रहे हैं और वहीं सरकार कह रही है कि हम एक के जगह 4 सर ला रहे हैं या सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो एक के जगह 4 से एक भी सर दिखाए सरकार। सर्जिकल जो सरकार ने स्ट्राइक की उस टाइम मैं वहाँ उसी पोस्ट के अंदर मौजूद था, मैं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं खुलासा करना चाहता सुरक्षा का मामला कैसी सर्जिकल, ये कोई नई बात नहीं है। हर सरकारें ये काम करती आई है। ये जो फौजा सेना का काम है, ये सरकार जो है बेवकूफ़ बनाने की जानबूझ के इशू बना रही है। सरकार हमने ये किया वो किया, फौज का वो काम है, वो अपना काम करने दीजिए। लेकिन नहीं तो फिर क्यों जवानों की इतनी हत्याएं हो रही? 700 जवान बीमारी से मर चुके। सरकार क्या इन्होंने क्या ध्यान दिए? आज पैरामिलिट्री के जवानों के इन्होंने कहा था हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं। जबकि अफसरों को इतने
जो इन्होंने पावर दी गई है कि कोई भी जवान को 24 घंटे में डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके घर भेज रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। क्या हमारे लिए क्या यही अच्छे दिन है? सर आपने कहा कि जैसे 700 जवान बीमारी से मरे हैं, तो क्या वहाँ पर सुरक्षा इंतजामात या उपचार के कोई पूरे पुख्ता इंतजामात नहीं होते? हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया जाता है, वो मरे जी, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है सरकार की, वो अपने पैसे से इलाज कराता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने पीछे नक्सली हमला हुआ, कहा था कि 1-1 करोड़ देंगे, आज उन जवानों के परिवारों से पूछो अभी तक पेंशन तक नहीं मिला। तो सरकार सब ये झूठे वादे कर रही है। इन मेन साहब लोगों का बोलबाला है सेना के अंदर, सेना तो इन मेन साहब लोगों की उससे चल रही है। कहाँ से सफल हो सकती है, कहाँ से सक्सेस हो सकते हैं हम लोग? इनकी फैमिलियां कमांड कर रही हैं, जिनको कि फ़ौज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो जवानों को ब्लडी बोलती हैं। आप हमारी मैडमों को वहाँ फैमिली वेलफेयर सेंटर में डांस करने को बोलते हैं, आपकी मेन साहब लोग हंसती हैं। आपके बड़े सीनियर अफसर आते हैं, जूनियर जवानों की मेन साहब वहाँ डांस कर रही हैं, नाच रही हैं। ये कौन सा तरीका है आप लोगों का? क्यों इतना परेशान कर रहे हो जवानों को? ये आप क्लोथिंग में देखो, क्लोथिंग में कितना घोटाला है। हम पूरी क्लोथिंग खरीद के पहन रहे हैं, एक भी कपड़ा हमारा स्टोर का नहीं है, सरकारी नहीं है, सारा खरीद के पहन रहे हैं। तो जो हमारा असली काम है उसे तो हम भूल ही जाएंगे ना। इसीलिए हम कहीं सक्सेस नहीं हो रहे, कहीं ऑपरेशन हमारे सक्सेस नहीं हो रहे। मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। जो 1 हफ्ते हथियार चला के मिलिटेंट आता है वो हम पर हैवी हो जा रहा है। हमारा जन्मजात काम है हथियार चलाना, गोली चलाना, वो हम पर हैवी हो जा रहा है। क्यों? जी नौजवान भाइयों, यार क्या करेंगे यार, हम लोग हमारी सेना की एयरफोर्स की यार मार डाले हमारे जवान को यार, हमारे जवान मर गया यार, हम मर जाएंगे यार। भारत की मैं जवान भाई को बोल रहा हूँ यार, हम हमारी 20,000 तनख्वाह है, हम यार क्यों मरेंगे यार? हमें जिसका 5 लाख की तनख्वाह है, 2 लाख की तनख्वाह है, वो ऑफिसर लोग क्यों नहीं मरेंगे यार? हम क्यों मरेंगे? सेना के ऑफिसर क्यों नहीं आगे जाएंगे यार? आज कितना मार रहे हैं यार पाकिस्तान लोग हमारी एयरफोर्स को यार, कोई बचाने नहीं आया यार। कुलभूषण जाधव भी वहां पर मर गया, उसको मार डाले, मगर कोई बचाने नहीं आया। हमारी रॉ एजेंट जो जाते हैं विदेशों में, हमारी नेता मना कर देते हैं साफ, इन लोग हमारे देश में नहीं है। कसाब को पाकिस्तान भेजा था, उसने मना कर दिया कि कसाब हमारे देश का नहीं है यार। हम जवान 20 हमारे घर की यार कौन सुनेगा यार? हम मर जाने के बाद हम जो एयरफोर्स मर गए, पुलवामा में मर गए यार, पूरा देश खड़ा हुआ है, मगर कौन उसका घर में जाए यार? कौन? हमारे देश में तो कोई देशभक्ति नहीं दिखाता है, कोई देश के लिए तो आगे नहीं आ रहा है। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास, और कुछ नहीं, ना अचार, ना जाम, ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29/29 BSF का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाए। जय हिंद। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। नमस्कार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ BSF की, ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है, ना लहसुन अदरक नहीं, कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां देखिए आप। ये अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक BSF का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अफसर सबसे बड़ा कुत्ता है, सबसे बड़ा चोर है। कुछ अफसर बहुत चोर हैं, जवानों की स्केल खा जाते हैं। क्वार्टर मास्टर से बोलते हैं तू इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा। अपने ये ठेकेदारों के कुत्ते हैं ये अफसर, जो ठेकेदार इनको मोटी रकम देता है उसी का टेंडर पास कर देते हैं। बहुत हरामी है। सब मार्केट की सर्वे रिपोर्ट सब गलत आती है, सब गलत आती है। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम।
اور नाज़रीन, ये लोग जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, जिन लोगों के पास पहनने को सही वर्दी और सही कपड़े तक नहीं है, और जिन लोगों के पास देने को अपने फौजियों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और ये कौम दलाइल रखती है कि ये पाकिस्तान से जंग करेंगे और जीत जाएंगे, ये ख्वाब गफलत में मुब्तला ये कौम क्या ये इरादा रखती है? अब ये आलम इक़्तिदार में ये बातें चीज़ें और इस आलम फ़ानी में ये चीज़ें तो वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के दुश्मन होने का दावा भी करता है, वो पाकिस्तान के दुश्मन कहलाने की भी अहलियत नहीं रखता, क्योंकि हमारे फौजियों की अगर ट्रेनिंग देखी जाए, उन लोगों की तमाम चीज़ें क्वालिटीज़ देखी जाए, आला औसाफ देखे जाए, तो वो भारतीय फ़ौज को कहीं पीछे छोड़ती है। क्योंकि वो कौम, वो फौज के जिसके पास पहनने को लिबास तक मौजूद नहीं है, कि जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक मौजूद नहीं है, कि जिसके पास ये वहाँ की अवाम और वहाँ के जो हुकूमत है, इक़्तिदार वाले लोग हैं, वो इस अपनी जब फौज को सही तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तमाम चीज़ें नहीं देंगे, तो उसके बावजूद और जो मेन चीज़ है, इन लोगों के पास वो जज्बा ईमानिया ही मौजूद नहीं है, तो ये किस हौसले से ये बात कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के हाथ जंग करेंगे और जीत जाएंगे? क्या ये कारगिल के मुकाम भूल चुके? क्या ये 65 का मुकाम भूल चुके कि जब ये इस इरादे से आए थे कि लाहौर में आकर नाश्ता करेंगे? क्या ये 27 फरवरी की बात भूल चुके कि जहां इनका अभिनंदन आया हुआ पायलट किस तरह खार होकर पाकिस्तान से गया, और पाकिस्तान ने जब उस पायलट को वापस कर दिया तो कहते हैं कि भारतीय फौज से के डर से वापस किया? अरे खौफ करो, हम लोगों ने वापस इस वजह से किया है आप लोगों का पायलट कि आप लोगों को अहलियत नहीं है हमारी फौज से लड़ने की, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक असूल है कि हम अपने से कमज़ोरों पर हाथ नहीं उठाया करते, हम अपने से कमज़ोर लोगों के साथ लड़ाई नहीं किया करते, क्योंकि ये हमारा एक असूल है, और इसी खातिर हमने आपका पायलट वापस कर दिया। तो अब एक नज़र डालते हैं पाकिस्तानी फ़ौजियों पर, उनकी पाकिस्तानी फ़ौजियों की ट्रेनिंग पर और उनके जज्बा ईमानिया पर, तो उसके बाद आप खुद कंपैरिजन कर सकेंगे कि इन दोनों ममालिक की फ़ौज में से स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन सा मुल्क पाकिस्तान से जंग करने की अहलियत रखता है, और क्या भारत भी पाकिस्तान का दुश्मन कहलाने के लायक है? जंग तो बहुत दूर की बात है, मैं महज दुश्मन कहलाने की बात कर रहा हूं। तो क्या ये भारत जो दुश्मन बना फिरता है पाकिस्तान का दुश्मन कहलाने की अहलियत रखता है? इस वीडियो के बाद मैं पाक फौज का सिपाही हूँ और इस वक्त कश्मीर के महाज पर अपनी ड्यूटी सार अंजाम दे रहा हूँ। चंद दिन पहले हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पर फौजी भाइयों का इंटरव्यू सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक फौजी के हालात और मजबूरियां एक फौजी ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं। मेरी इस वीडियो का मकसद हरगिज किसी का दिल आज़ारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी होने पर फख्र करता हूं, और मैं इस वीडियो के जरिए दुनिया को ये बावर कराना चाहता हूं कि पाक फौज और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान फर्क जांच लें और इस बात का फैसला जरूर कर लें कि सर्जिकल स्ट्राइक के दावेदार हकीकत में क्या है। मैं आज आपको अपना खाना दिखाना चाहता हूँ, जो कि इस बर्फानी मौसम में हमारी यूनिट ने हमें मुहैया किया है। हमारे लंगर पर आज चने का सालन, हलवा, अंडे और गरम पराठा जो मुझे एक हार्ड केस में भेजा गया, और चाय का थर्मास जो हम 4 जवानों के लिए एक पोस्ट पर भेजा गया। और मैं ये बात बताने में बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि हमारे बाला कमांडर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमें हमारे घरों से भी अच्छा खाना मुहैया किया जा रहा है। और मैं अपने बाला कमांडर से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि एक फौजी होने के नाते हमें इस बात की इजाज़त दी जाए कि हम बॉर्डर पार फौजी को अपने राशन में से कुछ हिस्सा दे सके, या फिर हमें इस बात का हुक्म दे कि हम बॉर्डर पार अपने दुश्मन को सर्जिकल स्ट्राइक का अमली नमूना पेश कर सके। और आखिर पे इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी फौजी ने एक अपने दिल की आह निकाली और उसको इस तरीके से गायब किया गया कि उसकी बीवी आज तक उसका इंतजार कर रही। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली के तहत इंतहा पसंदों के खिलाफ डटे पाक फौज के ये जवान अज़्म और हिम्मत की मिसाल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में रात के मुख्तलिफ औकात के दौरान शिद्दत पसंद शुमाल से जनूब की जानिब नकलो हरकत की कोशिश करते हैं, जिन पर नजर रखने की जिम्मेदारी इन जांबाजों को हर वक्त चौकस रखती है। आपके सामने वाले इलाके की क्या सूरत है, इसका जायजा लेके मुझे बताइए। दिन हो या रात, वक्त कभी दीवार नहीं बनता और ये जवान हर वक्त अपने फराइज बजा लाने को तैयार रहते हैं। खौफ उस इंसान के अंदर होता है जिसको अपने काम में शक होता है,
अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान का जज्बा है और शहादत का जज्बा हम लेकर आए हैं। पाक आर्मी सुबह ही से जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान की सरहदें संभाल लेती है। ये वो मकामात हैं जहां इंतहा पसंदों के मुमकिना हमलों के खदशात सबसे ज्यादा हैं। मगर सरहदों पर ड्यूटी देते जवानों का अज़्म है कि वो वतन अजीज को इंतहा पसंदों से पाक करके ही दम लेंगे। अपने पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं तो कुदरती बात है कि हमारे अंदर जो है ना एक ऐसा जज्बा आ जाता है कि हम कहते हैं कि इनको हम जो है ना कहा जाए। पाकिस्तान में जब अमन होगा तो हमारे घर में भी इंशाल्लाह अमन होगा। तो पाकिस्तान हमारा घर है तो हम उसके अमन के लिए आए हैं, तो ये भी हम अमन होगा तो इंशाल्लाह घर में भी। तमाम हकाइक के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन नहीं कहला सकता और ना ही इसमें अहलियत मौजूद है। और मैं अक्सर औक़ात एक बात कहा करता हूँ कि बात के पीछे उड़ने वाली चिड़िया भी यही समझती है कि बाज उससे डर के भाग रहा है। तो यही हाल इन लोगों का है। ये है तो चिड़िया की मानित मगर बातें बड़ी करते हैं। भारतीय मीडिया उठा लो और ये तमाम लोग उठा लो, ये भारत को बड़ा पंप करते हैं। अब बामुताबिक अभिनंदन के कि भारतीय मीडिया चीज़ों को गलत तरीके से दिखाता है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। दोबारा फिर से हाजिर होंगे, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।